आज हमको सेक्शन नंबर 17 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एंटायर आईटीसी आज हम लोगों को स्टार्ट करना। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो बेसिकली अपने पास एक सेक्शन 17 है और सेक्शन 17 के साथ हमारे पास रूल्स है। वो रूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं कि किस तरह से हम लोग क्रेडिट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले ओवरव्यू दे देते तुम लोगों की हम लोगों ने क्या किया अभी तक। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो हम लोगों ने आईटीसी चालू किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और आईटीसी जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि भाई सेक्शन 16 जो है वो हमको बोलता है कि आईटीसी कौन से केसेस में मिलेगा। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो सेक्शन 16 ने हम लोगों को बेसिक चीजें बताई कि अगर आपको क्रेडिट अवेल करना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अवेलिंग ऑफ द क्रेडिट। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, सिंपल है। अगर हम लोग बोले तो सेक्शन 16 हमको क्या बोलता है, इनवॉइस अपने पास होना चाहिए, गुड्स अपने पास रिसीव हो जाने चाहिए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एंट्री हो गया या वैसे की जो भी प्रोसेस है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, सामने वाला जो सप्लायर है जो आपको गुड्स भेज रहा है उसने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर ये पर्टिकुलर आउटवर्ड सप्लाईज दिखाए हुए होने चाहिए so that they get reflected in your 2A and 2B as an automatic inward supply। समझ में आया? तो जब तक आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते। जब आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो आप क्रेडिट ले सकते। करेक्ट है कि नहीं है? सामने वाले को आउटवर्ड सप्लाईज में दिखाने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम होता है और हमको क्रेडिट अवेल करने के लिए 30 नवंबर तक का टाइम होता है, जहाँ पे ईयर एंड होने के बाद 30 नवंबर जो आता है दैट इज सिंपल बोलूं तो अगर 25-26 है तो दैट इज 26-27 में आपका जो आएगा नवंबर 2026, तब तक आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट को अवेल कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू 25-26। उसके बाद आप अवेल नहीं कर सकते। अवेल करना और यूटिलाइज करना दोनों में फर्क है। अवेल करना मतलब गवर्नमेंट को बताना कि देखो मैंने इतना परचेजेस किया हुआ है तो इन दैट केस इतना आईटीसी मेरे नाम पे बनता है, दैट इज अवेलमेंट, दैट इज शोइंग द गवर्नमेंट कि मेरे नाम पे इतना आईटीसी है। whereas यूटिलाइजिंग दैट क्रेडिट इज जब मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा तो उसके सामने मैं वो पर्टिकुलर इनवर्ड सप्लाई को सेट ऑफ करके यूज कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट। समझ में आया? तो आपका जो ये टाइम लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू 30th ऑफ नवंबर दैट इज फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, नॉट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी में 4 साल बाद का 10 साल में यूटिलाइज कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आउटवर्ड सप्लाई आएगा वैसे वैसे मैं यूटिलाइज करूंगी। अवेलमेंट करके दिखाना पड़ेगा सो दैट गवर्नमेंट को भी एक फिक्स पता चलेगा ना कि भाई मेरा इतना लायक है। 4 साल के बाद तुम उठ के बोलोगे 4 साल पहले मैंने एक चीज खरीदा था उसका इनवॉइस ये रहा, उसका चीजें ये रही, अभी मुझे आज उसका क्रेडिट, तो गवर्नमेंट बोलेगा अरे 4 साल पहले बताने का था ना, मैंने तो वो चीज फैक्टरी नहीं किया था कि तुमको 1000 रुपए देना है। आज तुम उठ के बोल रहे हो कि मेरा बहुत साल का 1000 रुपए पेंडिंग है लेना तो वो मुझे क्रेडिट है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा। गवर्नमेंट बोले कि 30 नवंबर तक का टाइम दे लो, आप पूरा रिकंसिलिएशन करो, जो जो क्रेडिट आपको लेना है वो ले लो। जितना लोगे उसको फिर यूटिलाइज कर पाओगे, जितना नहीं लोगे उतना यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो इससे क्या होता है 30 नवंबर को 30 नवंबर तक गवर्नमेंट को भी फ्रीज हो जाता है कि भाई ये ईयर के रिलेटेड हमारा आईटीसी कितना है, जो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट। समझ में आया? तो क्योंकि यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्लस जीएसटी एक ऐसा टैक्स है कि जहाँ पे यहाँ से यहाँ गुड्स मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ गुड्स मूव हो रहा है, तो टैक्स उसके साथ भी मूव हो रहा है। जब आप लोग गुड सप्लाई करते हो फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से वापस सप्लाई होता है टू कर्नाटका, तो इन दैट केस दैट क्रेडिट आल्सो गेट्स पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो पता होना चाहिए ना कि अरे हमारे पास कितना पैसा बचा है। अगर तुम ये क्रेडिट को ओपन एंडेड रखोगे, अगर तुम ये क्रेडिट को ओपन एंडेड रखोगे इन दैट केस यू डोंट लेट देम नो ओनली कि किस तरह से आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, तो इन दैट केस हाउ विल दे मेक अ कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू कि कितना पेमेंट बचेगा, कितना हमको क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कब होता है, जब आपका फाइनल कंजम्पशन। जब तक क्रेडिट चेंज चलते रहेगा तब तक गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू नहीं मिलता है। एड ऑन होते जाता है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो भी आप लोग ऐड ऑन कर रहे हो, जो भी आप लोग ऐड कर रहे हो उसका परसेंट व्हाट इज इट इफेक्ट आता रहेगा, बट इन दैट केस क्रेडिट विल बी ओनली गिवन इन दैट पर्टिकुलर स्टेजेस। बराबर है? आपका जो फाइनल टैक्स बनेगा हमेशा आपका इनकम जो गवर्नमेंट का होगा वो बनेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक लेवल पे सेक्शन 16 के अंदर हम लोगों ने देखा। सेक्शन 17 हमको क्या बोलता है? सेक्शन 17 हमको बोलता है कि क्रेडिट अपोर्शन कैसे करने का, मतलब बाइफरकेट कैसे करने का, जो नया टॉपिक है अपने लिए। एंड दूसरा वो ये बताता है कि भाई आईटीसी जो है आप लोग किस तरह से अवेल कर सकते हो, कौन कौन सा आईटीसी जो है वो ब्लॉक। सेक्शन 75 जो हम लोगों ने इंटर लेवल पे भी पढ़ा है वो तो अपने को रिपीट कर जाएगा, बट जो मेजर अपने को यहाँ पे पढ़ना है दैट इज अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। दैट इज कि जब हम लोगों ने इंटर लेवल पे पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि अगर समझो एग्जाम सप्लाई और जैसे कि कॉमन सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई साथ में आ रहा है, तो इन दैट केस इसका अपोर्शन हमको इंटर लेवल पे नहीं था कि किस तरह से अपने को ये क्रेडिट को बाय करते। हमको सम्स जो आते थे इंटर लेवल तक दैट आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू दी
या तो पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई है या तो पूरा का पूरा टैक्सेबल सप्लाई है, ये भी क्वेश्चन अपने को समझाता था। अभी जो अपने को समझाएगा दैट विल बी कोई कोई गुड्स या कोई कोई इनपुट या कोई कोई इनपुट सर्विसेज जो है वो पार्टली हम लोग टैक्सेबल पर्पसेस के लिए यूज करें, पार्टली हम लोग एक्सेप्ट पर्पसेस के लिए या नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए या अदर पर्पसेस के लिए हम लोग उसको यूज करें। समझ में आया? तो ये सारे केसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने अलॉन्ग विद योर रूल्स। ठीक है, शुरू करें। क्या दिया है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 हमको क्या बोलता है? Where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for the purpose of what we say ki other purposes, the amount of the credit shall be restricted to so much of the input tax is attributable to the purpose of his business। बराबर है कि नहीं है? तो अगर आपने समझो कि कोई पर्टिकुलर गुड्स लिया है, ठीक है, समझो कि आप लोगों ने व्हाट वी से कि पेन बनाने के लिए आपने उसका बॉडी खरीदा और रिफिल खरीदा, ठीक है, सिर्फ आप क्या करते हो पेन को असेंबल करके बेचते हो, ठीक है। टोटल ये मंथ में आपने क्या किया, ये रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिक बॉडी ऑफ द पेन एंड द रिफिल ऑफ द पेन, दैट वाज टोटल 10,000 यूनिट ऑफ प्लास्टिक बॉडी, 10,000 यूनिट ऑफ रिफिल्स। ठीक है, ये आपके लिए इनपुट हो गया रॉ मटेरियल, बराबर है। आपने इस पे प्रोसेसिंग कैरी आउट किया और इस केस में उसको फिक्स किया और पेन बनाया, बराबर है कि नहीं है? ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, जो आपका आउटवर्ड सप्लाई था उसमें से आपने क्या किया, 8,000 सप्लाई जो है वो आपने क्या किया, सप्लाई किया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के केस में ही सप्लाई किया। 2,000 सप्लाई जो था वो अपने नॉन बिजनेस यूज के लिए, दैट इज घर पे जो आपके बच्चे हैं सबको देने के लिए यूटिलाइज कर लिया। समझ में आया? तो ये 2,000 का क्वांटिटी जो था विद रिस्पेक्ट टू दिस आउटवर्ड सप्लाई, दिस वाज फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, ये तो इसका तो कोई बिजनेस लेना देना नहीं था। तो इस पर्टिकुलर 2,000 पेन्स का रिलेटिव इनपुट, दैट इज द बॉडी ऑफ द पेन एंड द रिफिल, दैट विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि आपने इसको किसके लिए यूज किया है, नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया, बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड आपको अलाउड होगा और बाकी का जो है वो आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल, आपने व्हाट वी से कि मैडम बोल दिया कि अरे रिफिल ही था, तो इन दैट केस हमने डायरेक्टली अपोर्शन कर दिया, बराबर है कि नहीं? बट वो मशीन का क्या, जो मशीन दोनों पेन बनाने में यूज हुई है, मशीन तो एक ही है, उससे ही दोनों पेन बनी है, तो उसका अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आया? उसका प्रोसेस हमको दिया हुआ है रूल्स के अंदर, देखो सिंपल है, सेक्शन हमको बताता है कि क्या करना है, तो उसने बोला अपोर्शन, तो हमने बोला ठीक है, कैसे करना है वो कौन बताएगा, रूल्स बताएगा कि अरे प्रोसेस ये फॉलो करो, इस तरह से अपोर्शन। समझ में आया? Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies। अभी एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई को एज गुड एज टैक्सेबल सप्लाईज ही मानते हैं। समझ में? भले उनके ऊपर आउटवर्ड जो सप्लाई होता है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, फिर भी क्रेडिट उनका पूरा पूरा, इधर इन द फॉर्म ऑफ जो भी डोमेस्टिक सप्लाई करोगे उसके सामने यूज कर सकते हो आपको क्रेडिट को, या तो रिफंड क्लेम कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। समझ में आया? क्लियर है? बट टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, तो टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर ही आप जीरो रेटेड सप्लाईज को भी डाल के चलते। क्लियर विद दिस पार्ट? अंडर दिस एक्ट, अंडर द आईजीएसटी एक्ट एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जम्प्ट सप्लाईज अंडर दिस सेड एक्ट। तो अभी हमने क्या बोला, फर्स्ट हमने बोला बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। फर्स्ट सेक्शन ने अपने को क्या बताया, फर्स्ट सेक्शन ने हमको बताया बिजनेस एंड नॉन बिजनेस अगर रहेगा तो क्या करो, अपोर्शन करो, बराबर है कि नहीं है? बिजनेस और नॉन बिजनेस रहेगा तो क्या करो, अपोर्शन करो। सेकंड अपने को सबसेक्शन क्या बोलता है, टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज है, एंड उसके साथ अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाता है तो इन दैट केस आल्सो क्या करना पड़ेगा, द आईटीसी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच एज द आईटीसी एज एट्रिब्यूटेबल टू द टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। तो क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। जितना रिलेटेड टू टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज रहेगा उतना ही मिलेगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिलेटेड नहीं मिलेगा, बिकॉज अगेन वो आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट टैक्सेबल। सिंपल लॉजिक है ना, जो हमने ओवरऑल टैक्स में पढ़ा हुआ है, दैट इज इनकम टैक्स, जीएसटी, दोनों इस बेसिस पे चलता है। जब आपका इनकम टैक्सेबल होता है तो आपको एक्सपेंस अलाउ, जब आपका इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो एक्सपेंसेस को अलाउ क्यों करें? तो सिमिलर बेसिस पे जब आपका आउटवर्ड सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है तो इनपुट कैसे अलाउ करेंगे, वही लॉजिक यहाँ पे भी चलता है। आपको समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, सबसेक्शन 3 हमको क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ exempt supply under subsection 2 shall be such as may be prescribed and shall include the supplies on which the recipient is liable to pay the tax under RCM, transactions in securities, sale of land and subject to paragraph 5B and schedule to sale of building। अब ये क्या होता है, exempt supply के अंदर क्या क्या आता है, तो exempt supply के अंदर सबसे पहला चीज, जितना भी आपका सप्लाई जिसके ऊपर नो टैक्स, जो जो सप्लाई आप कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, फॉर एग्जाम्पल
जो भी सप्लाईज आप लोग कैरी आउट करते हो विद रिस्पेक्ट टू आपका बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस आप क्या करते हो, बिजनेस आप करते हो विद रिस्पेक्ट टू, समझो कि सप्लाई ऑफ व्हाट वी से की मेडिसिन। मेडिसिन के ऊपर तो जीएसटी लगता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक बाइफर्केशन नहीं है, बेसिक मेडिसिन हो सकता है बिकॉज दैट इज गुड्स, बट जो आपके बाकी के मेडिसिन है या जो भी आप लोगों के व्हाट वी से की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर तो लगता है, मेडिकल जब बेचता है तो, ठीक है। बट समझो उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, बट इंश्योरेंस सर्विस तो एग्जेम्प्ट है, बराबर है, समझ में आया। तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज मेरा एक मेडिकल का शॉप है, उसके अंदर मैं मेडिसिन प्लस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, बट विच इज द टैक्सेबल वाले पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। एंड प्लस मैं लाइफ इंश्योरेंस के सर्विसेज वहां पे बेचती हूँ, तो वो मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आ जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो प्रोडक्ट, एक टैक्सेबल एक नॉन टैक्सेबल, बराबर है कि नहीं है। तो नॉन टैक्सेबल मेरा एग्जेम्प्ट के अंदर आ जाएगा, तो वो चीजों के ऊपर मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर विद दिस पार्ट। सेकंड इज, जितना भी सप्लाई, मैं एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ठीक है। सप्लायर जितना भी ऐसा सप्लाई करता है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, मतलब रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स इन दैट केस, तो सप्लायर के लिए वो एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर जब अपना सप्लाईज निकालेगा, समझो लॉयर ने क्या किया, लॉयर वाले सर्विसेज दिए, बट उसके साथ साथ कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दी, समझ में आया। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज इज टैक्सेबल विच इज नॉट इन रिलेशन टू लॉ, समझ लेते हैं। चलो, कोई भी केस रिलेटेड नहीं था या जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ था उसके रिलेटेड नहीं था, जनरल कंसल्टेंसी प्रोवाइड, ठीक है। अब ये जनरल कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड किया, समझो कि वो टैक्सेबल वाले पार्ट में आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, इन द नेचर ऑफ अ प्रोफेशनल वाला पार्ट, ठीक है। और जो एडवोकेट सर्विस है उसके ऊपर आरसीएम पेएबल है, ठीक है। तो ये साल अपना समझो कि एडवोकेट का टर्नओवर बताते हैं अगर हम लोग, तो इन दैट केस समझो 8 लाख रुपीज इज द टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू द लॉ वाला पार्ट, मतलब जो लॉयर वाला पार्ट है उधर से आपका 8 लाख रुपीज का टर्नओवर है। इसके ऊपर टैक्स विल बी पेबल अंडर आरसीएम, या तो आरसीएम पे पेबल होगा या तो एग्जेम्प्ट होगा, दोनों में से कोई एक केस, क्योंकि अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया तो एग्जेम्पशन लिस्ट में चला जाएगा, और अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया तो वो आरसीएम प्रोविजंस पे चला जाएगा, बराबर है। उसका भी चलो स्प्लिट दे देती हूँ मैं आप लोगों को। समझो कि इसमें से 6 लाख रुपए जो है ना आप लोगों का, ये आरसीएम बेसिस पे जा रहा है, बिकॉज ये सर्विस हमने बिजनेस एंटिटी को दिया था, समझ में आया। और 2 लाख रुपए का सर्विस जो है ना वो हम लोगों ने इंडिविजुअल्स को दिया था, तो वो क्या हो गया, आपके एग्जेम्प्ट वाले नेचर के अंदर, समझ में। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, 8 लाख के अलावा 4 लाख रुपए का हम लोगों ने कुछ एक जनरल कंसल्टेंसी दिया, ठीक है। और ये जनरल कंसल्टेंसी आपका टैक्सेबल बेसिस पे आता है, बिकॉज इट इज नॉट इन रिलेशन टू एनी ऑफ द लॉ, समझ में आया। तो ये जो मेरा पार्ट बन गया, ये तो फुल्ली टैक्सेबल बन गया। इसके लिए मैंने बहुत सारे इनपुट्स यूज किए रहेंगे, सॉफ्टवेयर यूज किए रहेंगे, जिसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया रहेगा, कोई ना कोई प्रोफेशनल रहेगा उसका सर्विसेज यूज किया रहेगा तो उसको जीएसटी पे किया रहेगा, बहुत सारा सर्विसेज रहेगा, करेक्ट है। अब ये इनपुट को मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज, ये 4 लाख के रिलेटेड जितना भी इनपुट रहेगा तो वो तो फुल्ली अलाउड हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। अब ये 8 लाख का स्प्लिट पे बात करती हूँ, ठीक है। इसमें से ये 2 लाख का तो फिक्स्ड अलाउड नहीं होगा, ये तो आपको भी समझ गया, बिकॉज एग्जाम सप्लाईज है, बराबर है कि नहीं, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम सप्लाई, तो नॉट अलाउड हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जाम सप्लाई, तो इसके रिलेटेड कोई भी इनपुट आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो। अब आरसीएम के रिलेटेड ना क्वेश्चन मार्क है, क्यों पता है, ये जो अपना सप्लायर है, सप्लायर का नाम ले लेते हैं मिस्टर, ठीक है। ये जो मिस्टर राम है, ही इज एन एडवोकेट, और वो आपकी कुछ सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को 6 लाख रुपए, ठीक है। क्या ऐसा है कि ये 6 लाख रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है, ये मिलने वाला है, बट क्या मिस्टर राम ये पे करने वाला है, नहीं, जो सामने बिजनेस एंटिटी है वो उसको पे करे, और वो उसका क्रेडिट पे ले, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इज मिस्टर राम लायबल टू पे एनी टैक्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, नो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका आरसीएम सप्लाईज होता है ना, इसको भी हम एज गुड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई मानते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लायर, बिकॉज ही इज नॉट पेइंग एनी टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर सर्विस, समझ में आया। और ये इम्पोर्टेंट, क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एग्जाम सप्लाईज कैलकुलेट करूंगी तो सिर्फ 2 लाख नहीं लूंगी मैं, 2 लाख के साथ ये 6 लाख रुपए भी ऐड, अगेन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, ये 6 लाख पे टैक्स पे नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, 6 लाख पे टैक्स पे हो रहा है, बट पे कौन कर रहा है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट उसका क्रेडिट ले सकता है क्या, यस, क्योंकि उसके लिए ये इनवर्ट सप्लाई है, भले वो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, आउटवर्ड में ऐड करते हैं और बाद में हम लोग आरसीएम का इफेक्ट भी देते हैं, डबल इफेक्ट देते हैं उसका, पहले आउटवर्ड सप्लाई में ऐड करते हैं और बाद में आईटीसी में ऐड करते हैं, बराबर है। तो वो डबल इफेक्ट बराबर आएगा, वो चीजें आपको मिलेगी। सप्लायर के परस्पेक्टिव से, सिंस उनके पॉकेट से कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं जा रहा है, तो हम उसको एज गुड एज एग्जाम सप्लाई यहाँ पे मान के चले, समझ में आया, क्लियर विद दिस, ठीक है।
तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। एग्जाम सप्लाई के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो एग्जाम्प्ट है अपने पूरे एग्जाम्पशन लिस्ट के अंदर जो आती है वो आ जाएगा। दूसरा आरसीएम प्रोविजंस के ऊपर जो भी आपके आते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट को एग्जाम सप्लाई आरसीएम मान के उसको क्रेडिट डिवाइड नहीं कर देना। समझ में आया? ठीक है, चलो इसके अंदर और क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है आप लोगों का रिवर्स चार्ज बेसिस हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तीसरा आता है आपका ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अब आप बोलोगे मैडम सिक्योरिटीज तो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी पे जो भी आपका व्हाट की अमाउंट होता है उसके ऊपर कभी जीएसटी आता ही नहीं है, बराबर है कि नहीं है? बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस केस हम उसको क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज करेंगे। समझ में आया? अब इसमें प्रॉब्लम हो गया, देखो सिंपल है, सिक्योरिटीज जो है दैट नेवर केम पार्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम लोगों ने सप्लाई का चैप्टर पढ़ा तब हमको क्या बोल दिया, मनी में नहीं आता है आपका, सॉरी मनी एंड सिक्योरिटीज जो है ना वो गुड्स में आता है ना वो सर्विसेज में आता है, बराबर है। फिर हम लोग जब चार्ज ऑफ जीएसटी में आए तो भी उन्होंने वैसा ही बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, तीनों चीजों में उन्होंने क्या बोला कि हमने इसका वैल्यूएशन दिया ही, इसका टाइम ऑफ सप्लाई दिया ही, बराबर है कि नहीं है, या इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अपने को दिया हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है? वाई? बिकॉज ऑब्वियस है ना, जब ये गुड्स नहीं है सर्विस नहीं है तो इन दैट केस हम कैसे आना, मतलब इस चीज का प्रोविजन ही क्यों, बराबर है कि नहीं है? बट इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जाम सप्लाई, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज करते हो तो आपको एग्जाम सप्लाई में यूज करना पड़ेगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई तो चलो ठीक है, जो मेरे पास ब्रोकर नोट रहेगा उसके ऊपर जो टाइम स्टैम्प है आप वो ले लो, बराबर है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा वो आपका आ जाएगा, बिकॉज जब भी ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज करते हो पैन नंबर, एड्रेस, ये सब चीजें देनी पड़ती है, तो आपका एड्रेस प्रूफ आ गया तो वो रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम था, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सेक्शन 15 के अंदर और रूल्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, आपको इसका वैल्यू कितना लेना है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कितना लेना है, तो 1% आप लोगों को लेना है ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा उसका कितना लेना है, 1%। 1% विल बी ट्रीटेड एज योर एग्जाम्प्ट सप्लाई का पार्ट। Per se it is not a goods, not a services, but for the purpose of calculation of only and only ITC, and that also only and only exempt supplies in case of ITC, हम ये पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड, समझ में आया? करेक्ट है कि नहीं? नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेल ऑफ लैंड एंड बिल्ड, कौन सा वाला, आफ्टर ओसीसीसी। ये भी आपके सप्लाई का पार्ट नहीं बनता था, बिकॉज ये भी क्या होता है, नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज के अंदर आ जाता है, ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाता है आप लोगों का, बराबर है, क्योंकि जितना आपने पहले बेचा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, तो इन दैट केस हम उसको टैक्सेबल बेसिस पे ले लेते हैं। आफ्टर योर ओसीसीसी हैज बीन ग्रांटेड, उसके बाद जो भी सप्लाई ऑफ फ्लैट्स होता है, जो भी सप्लाई ऑफ प्रॉपर्टी होता है, हम उसको सप्लाई के अंदर नहीं लेते, बिकॉज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर शेड्यूल 3। फिर भी हम यहाँ पे उसको ले लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्प्शन, समझ में? ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग दी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। वैल्यू इसका भी नहीं दिया हुआ है हम लोगों को कितना लेना है, तो उन्होंने बोल दिया वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है विद रिस्पेक्ट टू योर लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर ओसीसी। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन समझ में आया एग्जाम सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा, बिकॉज देखो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे मतलब क्वेश्चन आंसर जब हम लोग करेंगे तब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी, क्योंकि ये सब वर्किंग नोट्स का पार्ट है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमको सिंपल, यहाँ तक अभी तक हम लोगों को क्या बोला, तो एक चीज आपको बताती हूँ। सबसे पहला चीज सबसेक्शन 1 ने बोला बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पजेस के लिए रहेगा, तो जितना बिजनेस है वो अलाउड हो जाएगा, नॉन बिजनेस है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सबसेक्शन 2 ने हमको बोला कि अगर टैक्सेबल सप्लाईज है और एग्जाम्प्ट सप्लाईज है, तो इन दैट केस जितना टैक्सेबल सप्लाईज है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज उतना मिल जाएगा, आपका जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, वो चीजें अपने को पता करनी है, तो उसके लिए सबसेक्शन 3 ने अपने को डेफिनेशन दी। फ्लो समझ में आ रहा है सबको? सबसेक्शन 3 ने अपने को क्या दे दिया, डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, डेफिनेशन देके उन्होंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 2 shall be may be as may be prescribed and shall include supplies on which recipient is liable to pay tax under RCM, तो recipient पे करेगा tax under RCM, सप्लायर के लिए वो क्या माना जाएगा, एग्जाम्प्ट सब। नेक्स्ट, on which the recipient is liable to pay under RCM, taxation in securities, तो सिक्योरिटीज का टैक्सेशन आ गया आप लोगों का। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज subject to sale of land and subject to clause B of paragraph 5 of schedule to sale of building, तो पैराग्राफ 2 के अंदर क्या कवर्ड है आप लोगों का, जैसे कि आपका शेड्यूल 2 के अंदर क्या कवर्ड है, जो बिफोर ओसीसीसी रहता है, बिकॉज उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, तो शेड्यूल 2 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, दैट मींस ओसीसीसी के बाद वाले हम लोगों को यहाँ पे लेना, समझ में आया? और लैंड तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का आ जाएगा, बिकॉज वो तो आपकी शेड्यूल 3 के अंदर ही आ जाएगा, समझ में आया? इन दैट केस वो भी आ जाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट? एग्जाम सप्लाई का लिस्ट क्लियर है, क्या क्या आएगा उसके अंदर? नेक्स्ट,
Explanation: for the purpose of this subsection, the value of the exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3, except value of activities specified in paragraph 5 of the said schedule and value of activities or transactions as may be prescribed under the clause A of paragraph 8 of the said schedule. तो सिंपल बोलूं तो सिर्फ इतने ही आपके सप्लाईज यहाँ पे आएंगे, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके नेगेटिव लिस्ट में है, दैट इज शेड्यूल 3 के अंदर है, वो भले क्या है, नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, बट उनको हम लोग यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं लेंगे। समझ में आया क्या क्या एग्जेम्प्ट? हाँ, तो इन दैट केस वो अलाउड हो जाएगा, वो आप लोगों को नॉन टैक्सेबल वाले पार्ट में डालने की जरूरत है। समझ में आया? सप्लाई नहीं है, हाँ, बट उन्होंने उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करके रखा है। उन्होंने बोला कि उसका अलाउड हो जाएगा, उसका आपको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं, वो आप एज अ बिजनेस नेचर करके ले, बिकॉज जीएसटी एक्ट ने बोला है कि हम इसके ऊपर नेगेटिव लिस्ट में डालें। तो इन दैट केस उनको देखो सिंपल है, वैसे केस में तो फिर आपका ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आना ही नहीं चाहिए था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई, बट उन्होंने जबरदस्ती उसको इंक्लूड किया और बाकी के जितने नेगेटिव लिस्ट के आइटम थे उनको एक्सक्लूड कर। इसमें एक और आएगा आपका, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक्टिविटीज लिस्टेड इन पैराग्राफ 8 ऑफ द सेट शेड्यूल। अब उसके अंदर क्या आता है आपका, तो एक और ये लिस्ट के अंदर आ जाता है, सप्लाई ड्यूरिंग वेयर हाउसिंग बिफोर होम कंजम्पशन, दैट इज सप्लाई इन द हाई सीज वाला जो पार्ट था ना, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करने के पहले जब आप एक्सपोर्ट्स लेके आते हो या वो करते इंपोर्ट्स लेके आते हो, तो इन दैट केस बिटवीन जो आप सप्लाई करते हो वो हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल 3 के अंदर लेके आ जाते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ सप्लाई। हम क्या बोलते हैं, फाइनली जो कस्टम्स के ऊपर सबमिट करेगा, कस्टम्स अथॉरिटीज को जो सबमिट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उधर सप्लाई माना जाएगा। बीच में आपने फॉर एग्जांपल वाया वाया जो भी ट्रांसफर किया उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेते, बट उसका भी वैल्यूएशन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो इतनी चीजें आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई के पार्ट में आएगी। इसके अलावा शेड्यूल 3 के अंदर भी जो चीजें आती है वो भी आपकी यहाँ का पार्ट नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? स्ट्रिक्टली उन्होंने यहाँ पे देके बोला। क्लियर विद दिस? तो एग्जाम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन क्लियर है, उसके अंदर क्या क्या आएगा? ठीक है, चलो यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये आपका हो गया इनपुट सर्विसेज के लिए। ठीक है, फोर्थ जो आपका सबसेक्शन है वो बैंकिंग कंपनी के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, मैं ये ना ये सेक्शन क्या करने वाली हूँ ना, ब्रेक ब्रेक करके पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज देखो आज अगर मैं पहले पूरा सिर्फ सेक्शन बेयर सेक्शन पढ़ाऊँ, फिर कल मैं सिर्फ रूल्स पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस पे जाए ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पार्ट में आपका चैप्टर दिया हुआ है, मतलब सेक्शन जो है वो दिया हुआ है। मैं आपको पार्ट पार्ट में पढ़ा के उसको पूरा खत्म। ठीक है, तो अभी तक हमने सबसेक्शन 1 2 3 खत्म किया। ठीक है, 4 आपका बैंकिंग रिलेटेड है, 5 अपना ब्लॉक क्रेडिट से, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, ये पार्ट तो अपना पूरा आ जाता है। ठीक है, 6 जो है वो अपने को गवर्नमेंट ने बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट ऑफ योर व्हाट से की कैपिटल गुड्स वाला। ठीक है, इसके ऊपर आती हूँ मैं आप लोगों का थोड़ी देर। ओके, 38 रूल जो है वो अगेन बैंकिंग कंपनी के लिए, जो सबसेक्शन 4 रहेगा उसके साथ हम रूल ये 38 खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल 42, ये अभी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये क्या बोलता है, ये आपका वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू योर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 2 एंड 3। ये जो हम दे तीनों पढ़े उसके साथ हमको ये रूल 42 पढ़ना है। समझ में? उसके साथ हमको क्या पढ़ना है, ये रूल 42 पढ़ना है, बिकॉज रूल अपने को क्या बताएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 2 और 3 ने हमको बोल दिया बिजनेस रिलेटेड है ले लो, टैक्सेबल सप्लाईज है ले लो, जीरो रेटेड सप्लाईज है ले लो, नॉन बिजनेस सप्लाईज है मत लो, एग्जाम सप्लाईज है मत लो, कॉमन जो यूज हो रहा है, कॉमन प्रोडक्ट जो यूज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, टैक्सेबल एज वेल एज बिजनेस, तो ये चीजों को आप क्या कर दो, आप समझ में, तो उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। तो अब वो किस तरह से करना है उसका पूरा प्रोसेस अपने को रूल 42 में दिया हुआ है। तो 17 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 शुड बी रेड विद रूल 40। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, ये खत्म करते हैं, फिर वापस अपन एनालिसिस में जाके खत्म करेंगे, देन हम लोग वापस सेक्शन। क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो तो अपने को यहाँ पे अभी क्या बोला हुआ है, द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयरऑफ। समझ में? यहाँ पे रूल 42 किसके बारे में बात करता है, ओनली एंड ओनली आपका बात करता है रॉ मटेरियल्स और ये सब चीजों के लिए, मतलब अदर देन कैपिटल गुड्स। रूल 42 है जो है अदर देन कैपिटल गुड्स के लिए, एंड रूल 43 जो है वो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का सिस्टम थोड़ा सा अलग चले। समझ में आया? तो ये हम जनरल इनपुट्स के बारे में बात करते हैं, जो इनपुट दैट इज गुड्स इनपुट, इनपुट सर्विसेज दैट इज सर्विसेज का इनपुट, एंड उनका रिवर्सल। ठीक है, सब रूल 1 क्या बोलता है,
The ITC in respect of the inputs of or input services which attract the provisions of subsection 1 and subsection 2 of section 7 बराबर है जो मैंने आपको बताया 1 and 2 क्योंकि 3 में तो 2 का ही डेफिनेशन तो उसी के साथ कवर हो जाएगा बराबर है being partly used for business purposes and partly used for other purposes or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly used for effecting exempt supplies shall be attributable for the purpose of the business for effecting taxable supplies in the following manner समझ में अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ पता है क्या यहाँ पे ना मैं एक एग्जाम्पल बिल्ड कर रही हूँ नंबर्स के साथ और फिर हम लोग क्या करेंगे ये जो स्टेप्स है ना पूरा वो ये नंबर्स के थ्रू अपन उसको आउटपुट भी लिखेंगे तो आपको आएगा समझ में आया तो हम क्या करेंगे एक सम टाइप बिल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम उसको अपोर्शन भी करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं ठीक है एग्जांपल कुछ इस तरह से चलता है समझो मिस्टर एक्स एक प्रोप्राइटर समझ में आया ठीक है वो दो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट ए ठीक है एंड वो दूसरा प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट बी अंडरस्टूड प्रोडक्ट ए जो है ना आपका वो आप लोगों का टैक्सेबल सप्लाईज है ठीक है प्रोडक्ट बी जो है वो आपका एग्जेम्प्ट सब क्लियर विद दिस ठीक है अब ये केस में क्या हुआ है समझो कि उन्होंने इनपुट्स ये साल में क्या क्या ये महीने में क्या क्या यूज ये हम लोग बात करें समझो कोई भी एक मंथ का अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपका मई तो मई 2026 का हम लोग यहाँ पे बात करें ठीक है ये मंथ का बात इनपुट्स उन्होंने क्या क्या यूज किया एक स्पेसिफिक इनपुट था स्पेसिफिकली स्पेसिफिक फॉर ए मतलब ए के लिए एक स्पेसिफिक इनपुट हमने यूज किया था और ये सारे नंबर्स जो मैं आपको बताऊंगी ये सारे आपके टैक्स के नंबर्स इसके नंबर से डायरेक्टली जीएसटी को अब ये जो भी मैं कैलकुलेशन बताने वाली हूँ ना ये सीजीएसटी के लिए अलग निकालना पड़ता है एसजीएसटी के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ता है आईजीएसटी के लिए अलग कैलकुलेट करना हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एक ही कैलकुलेशन करेंगे जब भी आएगा तभी आपको क्या करना पड़ेगा एज ए बाइफर्केशन कॉलम्स बना के अपने को सॉल्व करना रहेगा समझ में आया तो स्पेसिफिकली फॉर ए के लिए जो हमने इनपुट्स लिया था ना उसका जीएसटी का क्रेडिट जो हम लोग बात करेंगे अगर तो दैट इज 60,000 समझ में आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज 60,000 रुपीज दूसरा अपने पास है स्पेसिफिक फॉर प्रोडक्ट बी समझ में आया उसका क्रेडिट है आप लोगों का समझ लेते हैं हम लोग 80,000 जो स्पेसिफिकली ऐसा प्रोडक्ट हमने लाया था जो सिर्फ हम लोगों ने प्रोडक्ट बी बनाने में यूज समझ में रॉ मटेरियल ऐसा लाया था जो प्रोडक्ट बी बनाने के लिए हमने यूज किया ठीक है इसके बाद ना हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एक पर्टिकुलर क्रेडिट हम लोगों ने यूज किया था एक इनपुट था स्पेसिफिक फॉर नॉन बिजनेस मतलब वो एक नॉर्मल वे में जो मैंने यूज किया था वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने लाया और मैंने स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट को नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर लिया मेरे पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर लिया ये ऐसा उसका अपने पास समझो कि आपका पार्ट था 10,000 ठीक है इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉमन कुछ गुड्स को यूज किया है जो कॉमन फॉर ए एंड बी दोनों के लिए ऐसा कोई मटेरियल यूज किया है जो ए में भी यूज होता है और जो बी बनाने के लिए भी यूज होता है करेक्ट है उसका क्रेडिट हमारा है 2 लाख रुपए समझ में आया क्लियर विद दिस ठीक है ये मंथ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा टर्नओवर जो हुआ है ये मेरा इनपुट्स और ये जीएसटी अमाउंट्स ठीक है ये तो आपका हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पे जीएसटी ओके ठीक है यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरा जो ये मंथ का टैक्सेबल से टर्नओवर हुआ है तो मैं आपको टर्नओवर भी बता देती हूँ टर्नओवर जो हुआ है ना मेरा प्रोडक्ट ए का जो टर्नओवर है आउटवर्ड सप्लाई जो आया है दैट इज ऑफ 15 lakhs ठीक है 15 लाख का आउटवर्ड सप्लाई मैंने किया है प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का जो है वो हम लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई किया है 8 लाख ऐसा मान के चलो ये समझ में आया सबको क्लियर विद दिस यस अंडरस्टूड ठीक है ऑनलाइन कौन कौन है सबको समझ में आ रहा है क्या कहीं पे अगर कुछ अटक रहा है तो तभी के तभी बताओ चलो और मैसेज पे नहीं डालना आवाज देना तो बराबर से समझ में आएगा कहीं पे भी अगर बीच में अटकते हो वही का वही बोलो नहीं तो आगे का भी पूरा पार्ट नहीं समझ में आएगा ठीक है थोड़ा स्लो जा रही हूँ बट समझने के लिए ये पूरा प्रोसेस एक बार देख लो फिर बाद में चाहिए तो नोट डाउन करके रख ठीक है चलो तो एक बार वापस से क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे ठीक है क्वेश्चन क्या बोलता है मिस्टर एक्स एक प्रोपराइटर है मई 2026 का उसने आपको पूरा डिटेल्स देके रखा है ठीक है उन्होंने क्या बोला कि वो दो प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट ए जो है वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी जो है वो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है बराबर है इस केस में जो भी इनपुट्स वो यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स उसमें एक स्पेसिफिक इनपुट
इनपुट है जो सिर्फ ए बनाने के लिए यूज होता है जिसका आईटीसी आपका 60,000 रुपीज का है। स्पेसिफिकली एक इनपुट है जो आपका बी बनाने के लिए यूज होता है जिसका आईटीसी 80,000 रुपीज का है। स्पेसिफिकली एक नॉन बिजनेस पर्पजेस के लिए हम लोगों ने आईटीसी यूज किया था विद रिस्पेक्ट टू 10,000 रुपीज। कॉमन क्रेडिट मतलब ए और बी दोनों बनाने के लिए जो हमने प्रोडक्ट को यूज किया है वो आपका क्रेडिट बन जाता है 2 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल गुड्स नहीं लाया है फिलहाल पिक्चर के अंदर बिकॉज वो रूल 43 के अंदर है, जब आएगा तब उसका एग्जाम्पल भी हम लोग अलग से ले लेंगे। समझ में आया? ठीक है, और हमने क्या बोला कि ये महीने में जितना भी हमने इनपुट है, अच्छा नेसेसरी है कि यही इनपुट से ये टर्नओवर आना चाहिए, ऐसे जरूरी है क्या जीएसटी के? नॉट नेसेसरी। इनपुट्स ये महीने में मैंने इतना लिया है, टर्नओवर जो बना है वो ये इनपुट्स का भी हो सकता है पुराने इनपुट्स का भी हो सकता है, ऐसा कोई बाइफर्केशन जरूरी नहीं है। ये मंथ में जो मेरा प्रोडक्ट ए का टर्नओवर हुआ है वो है 15 लाख रुपए का, प्रोडक्ट बी का जो मेरा हुआ है वो है 8 लाख। समझ में आया? क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ में आया सबको? सॉल्व करने के लिए चले। चलो, तो हमको क्या बोला है सबसे पहला चीज, द टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड इज टू बी डिनोटेड एज टी। तो मेरे को पहले टी डिनोट करना पड़ेगा, मेरा टी क्या है? तो टी इज नथिंग बट द टोटल, तो मतलब ये सबका टोटल हो जाएगा। कैंसिल आएगा दोनों में से किसे? निकल। ऑनलाइन जिनके पास कैलसी है कैलसी लेके बैठो, ठीक है? तुम दोनों जन इस पे यूज करो। नहीं तेरे पास मेरे को सिर्फ अमाउंट बता मतलब कैलकुलेट कर। ये टोटल कर लो, आपका टोटल इनपुट कितना है? 60,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस ए 2 लाख 3 लाख 50,000। ये मेरा टोटल इनपुट है सब मिला के, सारा मिला के। तो मैं इसको डिनोट कर दूंगी एज योर टी। समझ में आया? तो मेरा यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू मेरे सम के लिए 3,50,000। स्टेप वन समझ में आया? माई टोटल क्रेडिट। सेकेंड स्टेप, द अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स आउट ऑफ द टी attributable to the input and input services intended to be used exclusively for the business purposes other than business is to be denoted as T1। तो मतलब मेरा T1 क्या हो जाएगा मेरे सम के हिसाब से? 10,000 रुपीज नॉन बिजनेस पर्पजेस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरा T1 जो है T1 इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, ये मेरा T1। समझ में आया? क्लियर है? तो ये मेरा आ गया। नेक्स्ट, the amount of the input tax out of the T attributable to the input and input services intended to be used exclusively for effecting exempt supplies is to be denoted as T2। तो मेरे समय मेरे पास T2 है, कौन सा है? 80,000 जो पूरा का पूरा exempt supplies बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, T2 is equals to 80,000। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ तक अपन क्लियर है। टी डिनोट कर दिया, T1 डिनोट कर दिया, T2 डिनोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। चलो, the amount of the ITC out of the T in respect of the input and input services on which credit is not available under subsection 5 of section 17 is to be denoted as T3। चलो, ये भी सम के अंदर ले लेती हूँ आप लोगों का, that is blocked credits। समझ में आया? तो समझो कि मैंने ये साल जो व्हाट से कि एक कस्टमर्स के लिए एक फेयर अरेंज किया था मार्च और जैसे मई के मंथ में, और उसमें मैंने फूड एंड बेवरेजेस रखा था, तो वो आपका ब्लॉक क्रेडिट्स में आता है, बेसिक 17.5 के अंदर आ जाता है आप लोगों का। पढ़ेंगे हम लोग, बट बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों को। ठीक है, तो वो भी अगर मैं यहाँ पे आपका ऐड कर दूं, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स वाला पार्ट, ब्लॉक क्रेडिट वाला पार्ट अगर मैं ऐड कर दूं तो समझो 5,000 रुपीज का आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये टोटल जो है वो 3,55,000 हो जाएगा। बराबर है ना? 3,55,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं 3,55,000 यहाँ पे कर देती हूँ ताकि अपने फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं होगा। 3,55,000, ये तो 10,000 ही रहेगा, ये 80,000 ही रहेगा। मेरा T3 भी आ गया मेरे पास, T3 इज इक्वल्स टू 5,000, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। समझ में आया? जो मैंने ये मंथ में खर्चा किया था बट जिसका क्रेडिट मुझे अलाउड नहीं है। ठीक है, हो गया डन। तो देखो सिंपल है, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरे पास टोटल क्रेडिट है टी विच इज 3,55,000, जिसमें से ये 10,000 तो मिलने से रहा बिकॉज वो नॉन बिजनेस पर्पजेस के लिए है, जिसमें से ये 80,000 जो है वो प्योरली एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए था तो वो भी मिलने से रहा, और तीसरा ब्लॉक क्रेडिट से, तो भले ही वो मैं किसी के लिए भी यूज करूं मुझे मिलेगा ही नहीं। बराबर है? तो अब आता है मेरा फॉर्मूला, the amount of the input tax credited to the electronic credit ledger of the registered person to be denoted as C1 and calculated as below। मतलब मेरे GSTR 2B के अंदर कितना क्रेडिट होगा? C1 will be credited to my GSTR 2B। तो कितना क्रेडिट होगा? तो मेरा C1 that is to be credited in GSTR 2B will be how much? Will be T that was 3,55,000 जो ऊपर हमने डिनोट करके रखा है, 3,55,000 माइनस T1 जो हमने बोला था नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, हमने कितना लिया था सब में? 10,000 माइनस प्लस सॉरी
T2 दैट इज एग्जाम सप्लाईज जो हमने बोला था 80,000 प्लस T3 जो अभी हमने बोला ब्लॉक क्रेडिट्स के लिए 5,000। तो मतलब सिंपल बोलूं तो ये तो क्रेडिट मुझे अवेलेबल होगा ही नहीं, तो देयरफॉर मेरा C1 कितना आया जरा बता दो। 355 माइनस 95, 2,60,000 इज माई अवेलेबल क्रेडिट एज ऑफ नाउ। बराबर है, बिकॉज ये जो क्रेडिट है इसके अंदर ऐसा क्रेडिट है जो कुछ कुछ अलाउड है कुछ कुछ नहीं अलाउड है, वो भी देखेंगे। बराबर है, बट जितना प्योरली अलाउड ही नहीं था वो तो मैंने माइनस कर दिया और मैंने क्या निकाला, C1 निकाल दिया, दैट इज क्रेडिट 1। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया सबको। द अमाउंट ऑफ द ITC attributable to the input and input services intended to be used exclusively for effecting the supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies is denoted as T4। मतलब जो प्योरली अलाउड है, समझ में, ये क्या है, प्योरली अलाउड, दैट इज आपका टैक्सेबल सप्लाईज का आउटवर्ड सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज का आउटवर्ड सप्लाई। तो मेरे लिए मेरा T4 जो है वो कितना हो जाएगा, जो हमारे सम के अंदर कितना दिया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट ए बन जाएगा, दैट इज 60,000। ये तो प्योरली मिलेगा पूरा पूरा, इसमें कोई अपॉर्चनमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इनपुट हैज बीन यूटिलाइज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज बनाने के लिए काम है। तो ये 60,000 रुपीज तो मुझे पूरा का पूरा मिल जाए। समझ में आया, क्लियर विद दिस। मेरे GSTR 2B में कितना क्रेडिट हुआ है, 2,60,000 पूरा का पूरा क्रेडिट होके रखा है। बराबर है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज बाकी का तो मेरे 2A से 2B में आएगा तो ब्लॉक क्रेडिट्स और ये सब चीजों के अंदर अनअवेलेबल वाले पार्ट में चला जाए। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। T1, T2, T3 and T4 shall be determined and declared by the registered person at a summary level in the form GSTR 3B। तो ये अमाउंट आपको इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज देने की जरूरत नहीं है, टोटल समरी जैसा अभी हम लोगों ने नंबर दिया वैसे समरी वाइज आपको सिर्फ देना रहेगा GSTR 3B के अंदर। T1 कितना है, T2 कितना, कॉलम्स देंगे उसके अंदर डाल दो सिर्फ नंबर्स। समझ में आया, ठीक है, चलो। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट आफ्टर द एट्रीब्यूशन ऑफ द ITC अंडर द क्लॉज F, जो ऊपर हम लोगों ने ये किया, ठीक है, shall be called as common credit and shall be denoted as C2 and calculated as follow। तो C2 is C1 minus T4। तो मेरा C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 will be, C1 मैंने ऊपर निकाला था 2,60,000, बराबर है, माइनस 60,000 का क्रेडिट तो मुझे प्योरली अवेलेबल हो जाएगा, तो मेरा C2 कितना बन गया, 2 लाख, एंड दिस इज माई कॉमन क्रेडिट विच इज यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। समझ में आया। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट देखने जाऊं तो मेरा उधर तक क्या आ गई, मैं 2 लाख कॉमन क्रेडिट पे आ गई। समझ में आया, ठीक है, तो जस्ट हमने डिनोट करने के लिए हम लोग यहां तक आ गए। C2 समझ में आ गया, बराबर है, चलो। The amount of input tax credit attributable towards the exempt supplies will be denoted as D1 and calculated as below। अब मुझे क्या करना है पता है, अब मुझे ये C2 को बाइफरकेट करना है इनटू exempt सप्लाई का कितना और टैक्सेबल सप्लाईज का कितना। समझ में आया, तो जितना exempt सप्लाईज करेगा उसको हम डिनोट करेंगे D1। समझ में आया, तो अब यहाँ पे उसका कैलकुलेशन दिखाती हूँ। माई D1 इज इक्वल्स टू E/F into your C2। समझ में आया। अब D1 इज जो मेरा एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोशन भी आपको दे देती हूँ। D1 इज क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज, E is turnover of exempt supplies, F is total turnover, C2 जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कॉमन क्रेडिट। फॉर्मूला समझ में आया, सिंपल। देखो क्या करना है अपने को, प्रोपोर्शनेट निकालना। तो यहाँ पे मेरा C2 कितना आया था, 2 लाख रुपया। ये जो मेरा 2 लाख रुपया है इसके सामने मैंने एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर कितना किया ये साल में, तो मैंने एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर किया है 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 15 प्लस 8 इंटू 8 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 15 प्लस 8, 8 आपका जाएगा 23, 23 कितना आया, 69,565। ये क्रेडिट D1 जो मेरा आया दिस इज इन रिलेशन टू, मतलब 2 लाख में से प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ 69,565 इज विद रिस्पेक्ट टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। समझ में आया क्या किया, सिंपल अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो D1 इज इक्वल्स टू E/F into C2। क्लियर विद दिस। E is aggregate value of the exempt supplies during the tax period
F is total turnover in the state of the registered person during the tax period. Clear with this part? Provided that where the registered person does not have any turnover during the stated tax period or the aforesaid. अब क्या होता है समझो कि ये जो मेरा मई मंथ है ना, ये मई मंथ का ना मेरे पास टर्नओवर का डेटा अवेलेबल नहीं है फॉर एनी विच रीजन। समझ में आया क्या? मेरा अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना नहीं है, मेरा कैलकुलेशन अभी तक हुआ नहीं है, या जो भी रीजंस की वजह से मेरे पास आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मतलब टोटल टर्नओवर का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो मई मंथ के कैलकुलेशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पिछला कोई भी मंथ का अवेलेबल जो रहेगा ना वो मैं यूज कर सकती हूँ। मतलब अप्रैल मंथ का रेशो भी यूज किया तो भी चलेगा, पिछला वाला कोई रेशो यूज किया तो भी चलेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अगर करंट मंथ का है तो वेल एंड गुड, आप वो यूज कर लो। अगर वो नहीं है तो इसके पहले वाले कोई भी मंथ का रेशो जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा आप उसको यूज कर लो, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में? तो यही आपको इधर प्रोवाइजो के अंदर देके रखा है, ठीक है। तो व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल तो इट विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ ई एंड एफ ऑफ द लास्ट टैक्स पीरियड फॉर व्हिच द डिटेल्स ऑफ सच टर्नओवर आर अवेलेबल। समझ में? तो जो भी मंथ का अवेलेबल रहेगा वो मंथ का आप लेके करना, पीछे 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 जाते रहो, जो अवेलेबल है वो आप लेके करना, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाईज एंड द टोटल टर्नओवर शैल एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ड्यूटी tax levied under entry 84 and entry 92 of the list of the 7th schedule to the constitution and entry 51 and 54 of list of schedule। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो आपका सेंट्रल एक्साइज इंक्लूड नहीं होगा, स्टेट एक्साइज इंक्लूड नहीं होगा, वैट इंक्लूड नहीं होगा, सीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई प्रोडक्ट पे लग रहा है तो, जैसे एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो सब पे अभी भी आपका ये सब चीजें लग रही है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, तो वो आप लोग नहीं लोगे। अगर आप कोई वजह से टबैको बेच रहे हो या बीड़ी रैपर्स बेच रहे हो, ये सब चीजों बेच रहे हो, तो इन दैट केस क्या होता है, उस पर जीएसटी भी लगता है और उसके ऊपर आपकी ये वैट और ये सब चीजें भी लगती है, हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, फिर ये वाला जो सप्लाई टर्नओवर जब लोगे तो ना एग्जाम्प्ट सप्लाई में उसको ऐड करोगे ना टोटल टर्नओवर में ऐड करोगे। जीएसटी तो एक्सक्लूसिव ही होता है, हम लोग जब भी टर्नओवर लेते हैं इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी तो आता ही नहीं। बट ये वाले हमने क्या बोला है, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग लेते हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या बोला है, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी इज टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू। बराबर है कि नहीं है? बट जब यहाँ पे आप लोग टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तब ये वाले ड्यूटीज वापस से निकालने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो जब कैलकुलेट करोगे तो ये चार ड्यूटीज जो आपको ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए हुए हैं ये आपके नहीं आएंगे। समझ में? एक्सक्लूसिव मतलब निकाल देना, एग्जाम सप्लाई में से भी निकालना है, टोटल टर्नओवर नीचे से भी। क्लियर विद दिस एवरीवन? डन? ये समझ में आ गया? तो हम लोग D1 तक पहुंच गए, ठीक है। चलो, the amount of the credit attributable to the non-business purpose if the common credit and common input and input services are used partly for business and partly for non-business purposes to be denoted as D2 and shall be equal to 5% of the C2। अब ये क्या होता है, ये जो मेरा कॉमन क्रेडिट था ना ऊपर, कहाँ गया ये 2 लाख रुपए, मैंने क्या बोला ये ए और बी के लिए यूटिलाइज होगा, तो हम यहाँ पे एक और लाइन डाल देते ना, ये ए बी एंड नॉन बिजनेस के लिए भी यूज हो कॉमन क्रेडिट। समझ में? मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हम लोग तीनों चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, एग्जाम प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं और नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो एग्जाम सप्लाई का तो मेरे पास टर्नओवर था, तो मैंने सीधा सीधा बाइफर्केशन करके निकाल दिया कि कितना है, ठीक है। अब मैं नॉन बिजनेस का कहां से लाऊं, बिकॉज उसका तो टर्नओवर ही नहीं है, जब बिजनेस नहीं है तो टर्नओवर कहां से है? बराबर है। तो उन्होंने एक फिक्स्ड रेशियो बता दिया कि अगर आपका ऐसा रहेगा ना तो इन दैट केस आप क्या करो, आप सीधा सीधा ना क्या कर दो, C2 जो आपने निकाला था ना उसका 5% बाय डिफॉल्ट मान लेगी कि आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज, अगर कोई क्रेडिट आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया रहेगा तो उस केस कॉमन क्रेडिट में से यूज किया रहेगा तो। अंडरस्टूड? क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे हमने क्या बोला, मेरा D2 कितना आ जाएगा, मेरा D2 दैट इज नॉन बिजनेस का प्रोपोर्शनेट जो मैं निकाल रही हूँ दैट इज C2 का 5%। C2 हमने निकाला था कॉमन क्रेडिट 2 दैट वाज 2 लाख रुपीस इनटू 5% विच इज 10,000। समझ में आया? क्लियर है? तो मतलब हम लोग ऐसा मान के चलेंगे 2 लाख रुपए में से 10,000 रुपए का जो क्रेडिट है वो आपने नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया। अंडरस्टूड? क्योंकि मेरे पास कोई रेशियो अवेलेबल नहीं था तो मैंने एक नोशनल अमाउंट डाल, नोशनल परसेंटेज डाल के हम लोगों ने कर दिया। क्लियर विद दिस? यहाँ तक चलो, the remainder of the common credit shall be eligible for the ITC attributable to the purpose of the business for affecting supplies other than exempt supplies but including zero rated supplies and shall be noted as C3। तो मेरा C3 क्या आ जाएगा, C3 will be C2 minus D1 plus D2, क्योंकि D1 was exempt supply के लिए proportionate, D2 was non business के लिए proportionate and C2 was my total common credit। तो जब मैंने निकाल लिया है कि 2 लाख में से माइनस कितना आया था तुम्हारा 69,565,
69,565 is going to be used for exempted वाला part and 10,000 is going to be used for your नॉन बिजनेस वाला पार्ट. तो अलाउड क्रेडिट C3 कितना बन जाएगा? समझ में आया? क्लियर विद दिस? तो अगर मैं एक्चुअली देखने जाऊं यहां तक आने के बाद मेरा टोटल क्रेडिट अलाउड कितना हुआ पता है? टोटल क्रेडिट अलाउड इक्वल्स टू T4 प्लस C3. T4 पूरा का पूरा टैक्सेबल के लिए था, वो तो पूरा अलाउड था, प्लस ये C3 जो है ये बैलेंस भी अभी मेरा अलाउड हो जाएगा. समझ में आया? तो टोटल क्रेडिट अलाउड कितना हुआ मेरा? T4 ऊपर किधर आया था आपका 60,000 जो पूरा का पूरा अलाउड है, तो ये आ गया आपका 60,000 प्लस ये अपोर्शनड क्रेडिट ऑफ 1,20,435. तो मेरा कितना आ गया ये वाला पार्ट? दिस इज माई टोटल क्रेडिट अलाउड फॉर द मंथ ऑफ May 2026. समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो. Now, the amount of C3, D1 and D2 shall be computed separately for ITC of CGST, SGST, UTGST and IGST and declared in the form GSTR3B or through form GST-DRC3. क्योंकि क्या होगा पता है? 2B में हमने कितना दे दिया है पता है? 2B में हमने ये इतना अमाउंट आपका पूरा दे दिया था 2,60,000 बराबर है, बट उसमें से अलाउड सिर्फ कितना होने वाला है? 2,60,000 के सामने अलाउड सिर्फ 180 होने वाला है. तो 2B से रिफ्लेक्ट होके 3B में तो पूरा 260 आ जाएगा. 2B से रिफ्लेक्ट होके 3B में कितना आ जाएगा? 2,60,000 आ जाएगा. तो हमको यहाँ पे ये बाकी के अमाउंट्स तो इधर देने पड़ेंगे ना 3B के अंदर, ताकि दूसरा बचा हुआ क्रेडिट फिर हमको नहीं लेना है ऐसा बताना तो पड़ेगा. समझ में आया सबको? क्लियर है? The amount equal to aggregate of D1 and D2 shall be reversed by the registered person in the form GSTR3B or through GST-DRC3. क्योंकि आपके 3B में क्रेडिट कितना दिखेगा? 260. तो आपको D1 plus D2 that is 69,565 plus 10,000 79,565 जो है वो आपको GSTR3B में रिवर्सल दिखाना पड़ेगा, ताकि नेट इफेक्ट आपको दिख जाए 1,80,000 which is available for your use for payment of outward tax liability of GSTR3. समझा? तो GSTR3B में पहले कितना दिखेगा? 2,60,000. उसमें आप D1 और D2 that is 69,565 plus 10,000 79,565 रिवर्स कर दोगे तो नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया 180,435 का 435 का. हाँ बराबर. समझ में आया? जो आपका दिखेगा अवेलेबल क्रेडिट फॉर यूटिलाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ आउटवर्ड सर्विस. क्लियर विद दिस पार्ट? अंडरस्टूड? डाउट है कुछ? हाँ. तो हम लोग जब आईटीसी का डिटेल्स करते हैं तो वहां पर रहता है कि कितना हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अवेल करना है. बराबर. उधर अगर हम डायरेक्टली 180,435 लिखे हाँ और आईटीसी रिवर्स वाले पार्ट में कुछ भी नहीं चलेगा? नहीं तो देख, जब तू भी तू डाल रही है ना तो इन दैट केस क्या हो जाता है, उस केस में देखो जो कॉमन वाला रहे, अगर तेरा T1 T2 T3 में फॉल कर रहा है तो तू डायरेक्ट 2B में डाल दे तो उधर से ही निकल जाए, जो क्योंकि वो फिक्स्ड उसके लिए यूजर है, एग्जाम सप्लाई के लिए यूजर है, फिक्सली उस चीज के लिए तो तुम उधर डायरेक्टली डाल दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट जो कॉमन क्रेडिट है पहले उसको 3B में लाना तो पड़ेगा ना, बिकॉज उसमें ऐसा भी पार्ट है जो देखो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी. तो वो 2B में तो ऑलरेडी है ना, 2B में तो पूरा 260 आ रहा है. बराबर है. मैं आईटीसी सेट ऑफ करने के लिए अवेल कर रही हूँ, उसमें हाँ. डायरेक्ट करने नहीं ना, तो देखो बाइफरकेशन भी तो देना पड़ेगा ना, ये जो अमाउंट है ये तो देना चाहिए ना, जो बाइफरकेशन है वो तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि तूने कैसे प्रोपोर्शनेट निकाला है कुछ. अगर कल उठ के अगर कुछ डाउट होता है या कुछ अगर इश्यू आता है इसका ब्रेकअप उनको चाहिए तो कैसे मिलेगा? फिर तेरे को पूछना पड़ेगा ना. दे विल हैव टू इशू अ नोटिस टू यू टू आस्क एवरीथिंग. तो इन दैट केस ये वो लोग बोल रहे कि बेसिक डिटेल्स जो है ना वो आप उधर के उधर फिल करके हमको दे, फिर इसके बाद हमको अगर कुछ लगेगा तो हम मांग लेंगे. अब प्रैक्टिकल सेंस में तुम लोग दिखाते हो नहीं दिखाते हो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. हम लोग यहाँ पे क्या बात करें? प्रोसेस के बारे में. अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल सेंस में देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स जो हम लोग लेते हैं, कोई कोई दिखाएगा कोई कोई नहीं दिखाएगा, रिस्क लेके चल रहे ना, वो तो सब चीजें. बट अगर मैं पर से बेसिस पे बात करूँ तो इट इज अ प्रॉपर बाइफरकेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी शोन. इससे क्या होता है कि आपके रिटर्न में सारी चीजें प्री रिफ्लेक्टेड आ जाती. अब इस केस में अगर आपका ये अपॉर्शनमेंट के क्राइटेरिया में या जो भी बाइफरकेशन है उसके अंदर अगर कोई भी डाउट रहे जीएसटी ऑफिसर को, तो वो पहले खुद ही देख लेगा और उसके बाद अगर कुछ रहेगा तो वो आपको नोटिस इशू इस तरह से. तो इट इज बेटर कि आप उसको बाइफरकेशन शो. तो फिर बाइफरकेशन अगर हम शो करें तो पहले प्लस 60 करेंगे एंड इनएलिजिबल आईटीसी को फिर ये वाले पार्ट यस वो आपको डाल. तो इस इन दैट केस क्या हो जाता है, फिर आपको प्रॉपर टेबल के हिसाब से रिफ्लेक्शन कि क्या क्या आपको अलाउड है, क्या क्या चीजें आपको अलाउड है. क्लियर विद दिस? चलो
प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ द आईटीसी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट यहाँ तक का समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है पता है, ये प्रोवाइजो क्या बोलता है, देखो ये प्रोवाइजो आपको बोलता है कि ये जो कैलकुलेशन अभी हमने पढ़ा ना पूरा का पूरा, ये आपको एवरी मंथ करना है। जितने बार 3B फाइल करोगे, अगर क्वार्टरली फाइल करोगे तो क्वार्टरली करोगे, मंथली 3B फाइल करोगे तो मंथली करोगे, बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी अलग अलग करना है, बराबर है। ये एवरी मंथ आपको करना है, जिसमें आप टर्नओवर वो मंथ का अवेलेबल है तो वो मंथ का ले लो, नहीं अवेलेबल है तो प्रीवियस मंथ, बराबर है, ठीक है। साल खत्म होने के बाद, पूरा साल अप्रैल टू मार्च खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी हमने मई 2026 लिया है अपने एग्जांपल के लिए, तो समझो 2026-27 चलेगा ये पूरा का पूरा। 2026-27 का टोटल आप लोग करोगे हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस ले लेते हैं, जो अपना देखो इनएलिजिबल तो D1 और D2 आया है, दो केसेस लेते हैं, केस 1, केस 2, ठीक है। केस 1 में क्या हुआ पता है क्या, मेरा जो D1 आया था ना, ठीक है, मेरा D1 आया था 2 लाख रुपए का, और D2 आया था, अच्छा रुको सॉरी इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, हाँ। मेरा टोटल मंथ ऑन मंथ जो मैंने कैलकुलेट किया, हर एक मंथ का मैंने D1 प्लस D1 प्लस D1 प्लस D1 ऐसा हर एक मंथ का ऐड किया, तो मेरा टोटल D1 जो मैंने साल भर में रिवर्स किया है, दैट अमाउंट इज समझो 5 लाख रुपए, एंड टोटल D2 जो मैंने रिवर्स किया है वो समझो है 60,000। ये मंथ ऑन मंथ टोटल करने के बाद, तो इधर ऊपर लिख देती हूँ MOM टोटल, बराबर है, ठीक है। मंथ ऑन मंथ जो मैंने ये ऊपर वाला कैलकुलेशन किया, सबको ऐड 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 करके 12 ऐड कर दिया, तो मेरे को आ गया। अब ये केस 1 केस 2 में क्या बता रही हूँ, 2026-27 खत्म हो गया, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 सितंबर 2027 के पहले तक मुझे ये नीचे वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का टोटल टर्नओवर लेना, और पूरे साल का ये एक साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरे साल का क्रेडिट टोटल करके पूरे साल का कैलकुलेशन। मतलब इंडिविजुअली जो किया था वो नोशनल बेसिस पे भी हो सकता है, बिकॉज कहीं कहीं पे टर्नओवर अवेलेबल नहीं रहेगा तो प्रीवियस मंथ का वगैरह करके कर लिया, कहीं पे कुछ मिस हो गया था, कहीं पे कुछ रह गया था, तो वो सब चीजें भी आ जाती, करेक्ट है। तो पूरे साल का टोटल टर्नओवर लो, पूरे साल का टोटल क्रेडिट लो, ये पूरा कैलकुलेशन वापस से क्या होगा। अब उसमें क्या होगा, या तो ये D1 D2 जो है वो इससे कम आएगा, या तो इससे ज्यादा आएगा, एग्जैक्टली आएगा, ये तो चांसेस बहुत कम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, समझो कि मेरा यहाँ पे D1 और D2, ठीक है, दोनों जो है आपका टोटल मिला के कितना हो गया, ये वाला तो आपका 560 हो गया, ठीक है। वो जगह पे मेरा यहाँ पे D1 D2 आया समझो 4 लाख रुपया और 40,000, दैट इज 4,40,000, ठीक है। या तो केस 2, यहाँ पे मेरा आया 6 लाख रुपया एंड 50,000 रुपये, 6,50,000। तो इस केस में क्या हो गया पता है, ये वाले केस में मैंने रिवर्सल वॉज एक्चुअली मोर, मैंने मंथ ऑन मंथ ज्यादा रिवर्स कर दिया, बट जबकि रिवर्स कितना करना चाहिए था, सिर्फ 4,40,000 रिवर्स करना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्सल इज लेस। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5,60,000 माइनस 4,40,000 कितना बन गया, 1,00,000, 1,20,000। ये 1,20,000 का जो मैंने एक्स्ट्रा रिवर्सल करा था, इसका मैं क्रेडिट रीअवेल कर, समझ में आया। और यहाँ पे जो मैंने 6,50,000 माइनस 5,60,000 विच इज 90,000, ये मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, एंड विथ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, समझ में। और इंटरेस्ट कहां से, 1 अप्रैल 2027 ईयर खत्म होने के बाद से लेके जब तक आप ये कैलकुलेशन करोगे तब तक आपको पे, समझ में आया। तो सिंपल है, मंथ ऑन मंथ कैलकुलेशन करो, लास्ट में ये रिकंसिलिएशन जैसा, लास्ट में रिको बना लो, अगर कम लिया था तो अभी वापस से ले लो, बचा हुआ क्रेडिट अभी ले लो, और ज्यादा क्रेडिट लेके रखा था तो क्या कर दो, आप इसका रिवर्सल पास कर दो, जितना एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके रखा था विद इंटरेस्ट 1 अप्रैल से आप लोग इसका पेमेंट, क्लियर विद दिस, ये पूरा समझ में आएगा, पक्का, ठीक है। एक काम करो, नोटबुक ओपन करके प्रॉपर तो लिख लो अच्छे से शांति से, ठीक है।
बाजू वाला प्रॉपर नोटबुक ओपन करके इसे लिख लो एक बार, पूरा ये पढ़ लो इतना पार्ट पहले, फिर हम लोग कैपिटल वाले गुड्स के ऊपर जाएंगे, पहले इसको करें। ठीक है, थोड़ा सा धीरे गई, मैं स्लो गई, हम लोगों ने पूरा फॉर्मेट के साथ किया, सो दैट आपको समझ में। ठीक है, एक बार चेक कर लो, रीड आउट कर लो, और फिर बाद में ये पूरा जो है एक बार लिख लो। ठीक है, कितना पार्ट पहले खत्म, फिर आगे। नहीं इसमें से कुछ नहीं ना, उधर बेटर है। क्या ये तो बहुत अच्छी है। अरे मैं ये फाइलिंग करी थी 3D का, तो मेरे से पहले जो पर्सन था ना वो मैं देखो 3B का फॉर्म मेरे पास 3B है, मुझे उसको भेजते हैं ना, वो अवेलेबल है। तो 3B में ना कैसे रहता है, ओपनिंग रहता है और ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना अवेल करना होता है वो लिखा रहता है। हाँ, और जो इनएलिजिबल आईटीसी है ना वो ऊपर से माइनस नहीं होता है, वो बस डिस्क्लोजर पर्पस के लिए होता है। तो मैंने किया, उतनी प्लेस जितना अवेल करना था मैंने पूरा ऐड कर दिया। अवेल मतलब अगर मैं सपोज ये एग्जाम्पल में बोलूँ तो जो लास्ट अमाउंट हमने निकाला ना 184, उतना मैंने लिखा। इन एलिजिबल आईटीसी में मैंने कुछ नहीं लिखा और फाइल कर दो। मैंने सीनियर को बोला कि मेरे को अभी लीक हो रहा है, ये इनएलिजिबल आईटीसी में वो अमाउंट डालना चाहिए था ना। मतलब कौन सा अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट अभी 180,435 क्रेडिट अलाउड है, तो रिमेनिंग अनअलाउड है, तो वो इनएलिजिबल आईटीसी में डालना चाहिए था ना। मैं बोला देख के बताइए, तो उसके बाद से मैं शिफ्ट हो गई दूसरी टीम में। मैं फिर भी फाइल ही नहीं किया कि तुम लोग देख लो कैसे ठीक करते हैं। मैं दिखाती हूँ तुझे ये भी। मैंने नेट पे सर्च भी किया, बोला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो वो जो इनएलिजिबल रहता है वो सिर्फ डिस्क्लोजर पर चल रहा है, हो गया, पूरा समझ में आया ये प्रोसेस। इसी का एनालिसिस भी है, एक आध दो सर्कुलर्स वगैरह अपने पास, वो भी खत्म कर लेते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। चलो, सबने लिखा यहाँ पे भी? चलो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई अगर मेरे पास कुछ कॉमन इनपुट्स है जो हम लोगों ने एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज किया है, प्लस टैक्सेबल के लिए भी यूज किया है, या नॉन बिजनेस बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया है, तो हमको उसको सेग्रीगेट किस तरह से करना है और कितना यूटिलाइजेशन किस तरह से लेके आना है, समझ में आया? ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने लिया यहाँ पे, और वी अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट कि किस तरह से अपने को इसको अप्लाई करके चले। ये वाला लास्ट वाला रिकंसिलिएशन भी समझ में आया? ठीक है, अगर कम रहेगा ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से अपने को एडजस्टमेंट करना है। अगर ज्यादा क्रेडिट लेके रखा है तो इन दैट केस क्या कर लो,
इन दैट केस आप अभी व्हाट से रिवर्स कर दो, उतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पे कर दो, इंटरेस्ट ऐड करके, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लोगों का व्हाट से कि कम अवेल हुआ था तो इन दैट केस आप अभी बचा हुआ अवेल कर सकते हो जो, ठीक है। इसका ही एनालिसिस है, एक बार देख लेते हैं यहाँ तक का पार्ट, ओके। चलो, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 17 रेड विद रूल 42 एंड 43। तो अभी तक हमने 42 खत्म किया, 43 अपना बचा हुआ है, ठीक है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन हम लोग को देके रखा है कि भाई आईटीसी जो है वो तभी अवेल कर सकते हो अगर आपके कंडीशंस वगैरह मैच होते हैं। इसमें अपने सबसे बेसिक कंडीशन है कि आप जो आपका जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो आना चाहिए, आउटपुट टैक्स होना चाहिए, तब जाके आप लोग क्या कर सकते हो, आईटीसी को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के लिए अपने को पूरा प्रोसेस देके रखा है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम अप्लाई करते हो तो आपके लिए तो आईटीसी एलिजिबल ही नहीं है, तो इन दैट केस आपका पिक्चर ही नहीं आता है। बट जब आप टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज दोनों लेते हो तो इन दैट केस आपको ये पूरा कैलकुलेशन एवरी मंथ बेसिस पे फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी अलग अलग कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस साल भर के एंड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिकंसिलिएशन सॉर्ट ऑफ भी करना पड़ेगा ऑन द एंटायर टोटल टर्नओवर ऑफ द ईयर, टोटल क्रेडिट, टोटल टर्नओवर, सारा टोटल लेवल पे लेके करना है, ठीक है। चलो, इलेबोरेट प्रोविजंस अपने को क्या दिया, सिचुएशन ऑफ अपॉर्मेंट, सबसे पहला अपॉर्शनमेंट में क्या दिया, व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस, मतलब बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पसेस। एंड सेकंड इज जहां पे हमने बोला है कि पार्टली फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है। बोथ द अबव सिचुएशन में हमको क्या बोला है कि जितना भी इनवर्ड सप्लाईज आपका है उसमें से जो स्पेसिफिक है वो तो आप या तो ले लो या तो निकाल दो, जो भी केस है। अगर टैक्सेबल रिलेटेड है तो ले लो और एग्जाम्प्ट रिलेटेड है तो निकाल दो, बराबर है कि नहीं है। इसके अलावा जो आप लोगों का कॉमन क्रेडिट बचेगा वो पूरा का पूरा ले भी नहीं सकते और पूरा का पूरा हम लोग एग्जाम्प्ट भी नहीं कर, मतलब डिसअलाउ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने को प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकालना पड़ता है। क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो रेट सप्लाईज में दो टाइप के सप्लाईज आते हैं, एक तो आता है एक्सपोर्ट और एक आता है आप लोगों का एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को जब आप देते हो तो उसको भी हम जीरो रेटेड सप्लाईज ही कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वो भी आपका आईटी से मिल जाएगा, भले उसका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नहीं है फिर भी आपको मिल जाएगा कि नहीं, यस। चलो, clarification on availability of ITC in respect of warranty, replacement of the goods and or its parts and repair services during the warranty period। अब ये एक सर्कुलर हम लोगों को दिया हुआ है, सर्कुलर देख लेते हैं, सारे के सारे एस्पेक्ट्स इसके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सेक्शन 17 1 2 एंड 3 along with rule 40, ठीक है। सिनेरियो 1, अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है दैट इज ऑफरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स और द पार्ट ऑफ द रिपेयर सर्विसेज अंडर द वारंटी टू द कस्टमर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, ओईएम मतलब समझो प्रेस्टीज, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, प्रेस्टीज का कुकर या प्रेस्टीज का एयर फ्रायर ले लो, ठीक है। एयर फ्रायर हम लोगों ने खरीदा प्रेस्टीज का, ओके। यू आर अ कस्टमर। अभी हम डायरेक्टली जाके प्रेस्टीज से तो नहीं खरीदते, हम जाके इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान से खरीदते हैं, बराबर है कि नहीं। आप क्रोमा जाओगे, आप विजय सेल्स जाओगे, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में जाओगे और वहां जाके आप क्या बोलोगे, मुझे प्रेस्टीज का एयर फ्रायर चाहिए, आप मुझे एयर फ्रायर दे दो, बराबर है कि नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर समझो कस्टमर ने यहाँ पे एयर फ्रायर खरीदा है और इसमें उनको बोल के रखा है कि आपको ना वारंटी पीरियड है, आपको बोला है कि इसमें 2 साल का वारंटी है, 2 इयर्स का वारंटी, ठीक है। मतलब 2 साल में अगर वो एयर फ्रायर में कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आता है, तुम गिराओ तुम तोड़ो तो नहीं होगा, बट अगर टेक्निकल फॉल्ट अगर कुछ भी आता है तो हम उसको व्हाट से कि रिपेयर करके दे देंगे आप लोग को, तो वो वारंटी होता है। गारंटी इज रिप्लेसमेंट, वारंटी इज रिपेयर, ये बताया ना सबको, ठीक है। वारंटी जो होता है वो रिपेयर में आता है। 2 साल का आपको वारंटी देके रखा है और आपको बोला है कि अगर कुछ भी होता है ना तो पार्ट्स वार्ट्स भी रहेगा, मोटर रहेगा अंदर का, अगर कुछ खराब हुआ है, कॉइल खराब हुआ है तो हम उसको रिप्लेस करके आपको दे देंगे, मतलब जो भी पार्ट्स रहेगा वो रिप्लेस करके मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको रिपेयर करके। समझ में आया। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये 2 साल के अंदर अगर कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो इन दैट केस कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ सिंगल पेनी टू द ओईएम, बराबर है कि नहीं। प्रेस्टीज को अपने को कुछ भी देने की जरूरत है क्या, नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिपेयर करके दे देंगे, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, मतलब व्हाट वाज द इशू जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू हुआ। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला कि हमने समझो कि मैंने क्या किया, मैंने दिया से वो पर्टिकुलर एयर फ्रायर खरीदा था, मैंने दिया को जाके बोला ये आपका एयर फ्रायर खराब हो गया, ये आप भेज के मेरा रिपेयर करवा दीजिए। तो दिया ने बोला नहीं नहीं, वो यहाँ पे रिपेयर नहीं होता, वो तो हम कंपनी में भेज देंगे आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं डीलर्स लोग, बराबर है। तो हमने बोला ठीक है, तो उसने बोला कि 1 हफ्ता लगेगा, प्रेस्टीज के ऑफिस में हम लोग भेजेंगे इसको आउटलेट में, वहां पे जाके वो रिपेयर होके आपका आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। समझ में आता। हमने बोला ठीक है, ठीक है। तो इन दिस केस वारंटी पीरियड के अंदर है तो आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझो 5,000 रुपए में हमने ये एयर फ्रायर को खरीदा था, ठीक है। अब इस केस में मुझे कुछ भी रिटर्न देने की जरूरत नहीं, कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब भी मैं व्हाट वी से कि यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो प्रेस्टीज कंपनी है वो जो भी ये रिप्लेसमेंट के लिए जो भी छोटा मोटा प्रोडक्ट यूज करेगी, कोई पार्ट यूज करेगी जो खराब हो गया है, या कोई अगर व्हाट की प्रोडक्ट यूज करती है उसके अंदर, तो वो प्रोडक्ट या उसके ऊपर जो सर्विस दिया जा रहा है उसका कोई रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ
सप्लाई ऑन विच द मनी इज पेबल बाय द कस्टमर, इसके ऊपर रिपेयर सर्विसेज के ऊपर कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, कस्टमर आपको कुछ भी नहीं दे रहा बिकॉज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। और अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा तो इन दिस केस क्या जितना प्रोडक्ट आपने या जितना सर्विस आपने ये रिपेयर के लिए यूज किया उतने का आईटीसी अपने को एग्जेम्प्ट मान के रिवर्स करना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन। इशू समझ में आया, क्योंकि आप ये वारंटी के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हो। तो ये वैलिड क्वेश्चन था जो दिमाग में आया सबके, कि अरे फिर क्या करना चाहिए, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा क्या, क्योंकि आगे जाके फिर केसेस हो सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इसमें जीएसटी बोलेगा कि रिवर्स करना पड़ेगा, आपको आउटपुट टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, हम लोग क्रेडिट ले लिए हैं, तो इधर किस प्रॉब्लम हो सकता है। तो इधर सीबीआईसी ने यहाँ पे एक सर्कुलर इशू किया और उन्होंने बोला कि देखो जब भी कोई भी पर्सन एक प्रोडक्ट बेचता है और जब वो वारंटी के साथ या गारंटी के साथ बेचता है तो उसके अंदर उसके रिप्लेसमेंट का कॉस्ट भी ऑलरेडी फैक्टर इन रहता है। समझ में आया, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि जब आप फोन बेचते हो तो इन दैट केस अगर आप बोल रहे हो 10,000 का फोन है तो यू कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फोन कमिंग फॉर रिपेयर्स और उसके ऊपर जो चार्जेस आएगा वो भी आप रफली कैलकुलेट करके ही प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी कंसिडर्ड व्हाइल प्राइसिंग द प्रोडक्ट। तो जब आपने 5,000 का वो एयर फ्रायर खरीदा था वो प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं मोटा मोटी वो वारंटी का कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी है। तो इन दैट केस भले ही वो आपको अभी वारंटी जो दिया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बट फिर भी देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, उतने प्रोडक्ट्स का या उतने सर्विसेज का आईटीसी आपको फुल्ली मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट लाइक इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जब प्रोडक्ट बेचा गया था तब वारंटी इंक्लूसिव था, तो उसके अंदर वो वारंटी का भी पैसा कहीं ना कहीं, वी आर नॉट सेइंग कि प्रॉपरली बाइफरकेटेड होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो इनकॉर्पोरेटेड है, इसी के लिए उसका कोई रिवर्सल आपको नहीं करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर गिविंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ। समझ में आया स्टोरी पूरा का पूरा, क्लियर है, ठीक है। तो यही चीज आपको देके रखा है एज अ क्लैरिफिकेशन, अंडरस्टूड विद दिस पार्ट, ठीक है। सेकंड सिनेरियो आता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स द वारंटी रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स और सर्विसेज टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब ये केस में समझो, ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे सारे केसेस पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 करके सारे केसेस आएंगे, ठीक है। अब ये केसेस किस केस में आ रहा है, तो समझो प्रेस्टीज है, सामने क्रोमा है और आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, आप तो एयर फ्रायर लेके चले गए क्रोमा के पास और बोला कि देखो आपका एयर फ्रायर खराब हो गया। अब इस केस में समझो प्रेस्टीज ने क्रोमा को बोला कि आप ही उधर रिपेयर करके कस्टमर को रिटर्न दे दो, मेरे पास मत भेजो। तो अब इस केसेस में क्या होगा वो हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग सिनारियोज और अलग अलग चीजें देखनी है, समझ में आया। तो अब इस केस में उन्होंने इशू 1 यहाँ पे क्या बोला है, केसेस पहला डिस्ट्रीब्यूटर इन अवर केस विल बी क्रोमा, प्रेस्टीज का एयर फ्रायर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कौन है, क्रोमा है ना यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द गुड्स और इट्स पार्ट टू द कस्टमर अंडर द वारंटी इधर बाय अंडर यूजिंग हिज स्टॉक or by purchasing from a third party and charges the consideration for the goods or its parts so replaced on the manufacturer by issuance of the tax invoice। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या किया, ये केस ऐसा है कि क्रोमा ने खुद रिपेयर करके वो कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न दे दिया। अब कस्टमर को तो 2 साल का फ्री वारंटी है, तो क्रोमा ने कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं किया, बट जो भी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया था ये कस्टमर को उसका एक टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया टू प्रेस्टीज कि इतना आपका इसमें रिपेयर का प्रोडक्ट यूज हुआ था और इतना सर्विस यूज हुआ था, तो इतना आपका रिपेयर कॉस्ट हो गया, इतना आप पे कर दो। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इट विल बी टर्म्ड एज क्रोमा इज सप्लाइंग द सर्विस टू प्रेस्टीज, यही माना जाएगा ना। एंड इन दिस केस क्रोमा के लिए वो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा और प्रेस्टीज के लिए वो आईटीसी बन जाएगा, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका आईटीसी तो आपका क्रोमा ले ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम क्रोमा टू प्रेस्टीज एंड यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू होगा बाय क्रोमा टू प्रेस्टीज एंड यहाँ पे आईटीसी जो है वो प्रेस्टीज ले सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस इनवॉइस। ये इनवॉइस का आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आपका क्रोमा ले लेगा और क्रोमा ने जहां से ये प्रोडक्ट्स खरीदे रहेंगे उसका आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। समझ में आया सारे एस्पेक्ट्स, क्लियर है। तो ये आपका आ गया। Second, distributor raises a requisition to the manufacturer for the goods and parts to be replaced by him under the warranty, and manufacturer provides the said goods and part to the distributor for the replacement without separately charging any consideration at the time of such replacement। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमा कहीं और से थर्ड पार्टी से गुड्स नहीं लाता है। क्रोमा क्या बोलता है कि आप गए क्रोमा के पास, एयर फ्रायर उसके पास पड़ा है, क्रोमा क्या बोलेगा, वो पार्ट है ना, कहाँ से आएगा, कंपनी से आएगा, कंपनी से पार्ट आएगा तो हम रिप्लेस करके आपको दे देंगे। तो यहाँ पे क्रोमा थर्ड पार्टी से पार्ट्स नहीं खरीदता है, वो प्रेस्टीज को रिक्विजिशन डालता है, एक अप्रूव व्हाट इज की डालता है कि भाई ये पार्ट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में खराब हो गया है तो आप ये पार्ट भिजवा दो, हम इसमें डाल के दे देंगे। समझ में आया, क्लियर है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं बनता है, मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी क्रेडिट ले सकता था, ये तो हमने ओरिजिनल क्लैरिफिकेशन में पढ़ा ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भी क्या हुआ है, वारंटी इंक्लूडेड है। और क्रोमा का तो कोई पार्ट आता ही नहीं है बिकॉज क्रोमा ने कुछ किया ही नहीं, उसने तो प्रोडक्ट यहाँ से लाके सिर्फ डाल के दे दिया। समझ में आया, क्लियर विद दिस, अंडरस्टूड। तो इन दिस केस कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है,
जीएसटी कोई पे करने की जरूरत नहीं है इन दिस केस। जो भी आईटीसी मैन्युफैक्चरर को इनपुट के ऊपर लेना है वो ले सकता है, दैट इज नॉट एन इशू। केस 2 समझ में आया। केस 3 में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द गुड्स और द पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर द वारंटी आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम इन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड देन मैन्युफैक्चरर इश्यूज अ क्रेडिट नोट विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स और द पार्ट्स रिप्लेस्ड। समझ में आया। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर एक साथ सप्लाई कर देता है सारे के सारे छोटे मोटे पार्ट्स जो है ना वो क्रोमा में भेज देता है कि भाई साल भर में तुमको लगते रहता है तो एक काम करो ये 100 पार्ट्स आपके पास रखो, इसमें से जितना यूटिलाइज होते रहेगा उतना क्या करेगा प्रेस्टीज इनको क्रेडिट नोट इशू करते रहेगा। समझ में आया। तो अब जब फर्स्ट टाइम सप्लाई होगा तो क्रोमा तो पूरा का पूरा आईटीसी ले लेगा क्योंकि सप्लाई हुआ है ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर विल चार्ज द जीएसटी टू क्रोमा। तो इन दैट केस क्रोमा पूरा क्रेडिट ले लेगा। बाद में जैसे जैसे क्रेडिट नोट इशू होगा वैसे वैसे क्रोमा क्या कर देगा, रिवर्सल पास कर देगा। समझ में आया। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट एडजस्ट करके टैक्स लाइबिलिटी आपका हो जाए। समझ में आया, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, distributor replaces the goods or the part to the customer under the warranty by using his stock and then raises a requisition to the manufacturer for the goods or the part and then provides the said goods or the part to the distributor without through a delivery challan without charging anything। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करता है, क्रोमा बोलता है अरे मेरे पास ना वो पार्ट रखा हुआ है मैं वो डाल देता हूँ, बाद में आप मुझे भिजवा देना सेम पार्ट मेरा रिप्लेनिश करने के लिए। तो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ डिलीवरी चलान के थ्रू क्या हो रहा है, गुड्स यहाँ से वहां पहुंच रहे हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो क्या, जो नॉन जीएसटी पेबल नो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड, जिसने जिधर से प्रोडक्ट यूज किया वो आईटीसी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर विद दिस। इशू 2, अभी यहाँ पे देखो हमने तो गुड्स के बारे में बात कर लिया, सर्विस के बारे में क्या, जो रिपेयर सर्विस दिया उसका क्या, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी तक क्या बात किया, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात किया, जो पार्ट्स हमने रिप्लेस करके दिया उसके बारे में। तो रिपेयर सर्विसेज के लिए क्या हो जाएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर सर्विसेज देता है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, कस्टमर से तो कुछ चार्ज हो ही नहीं रहा है, बट इन दिस केस दीज सर्विसेज वर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय प्रेस्टीज, बट प्रोवाइड किसने किया, क्रोमा ने। तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस बाय क्रोमा टू प्रेस्टीज ऐसा माना जाएगा और उसका एक सेपरेट बिल इशू होगा, उसका प्रॉपर आईटीसी जो है वो प्रेस्टीज ले सकता है, आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा फॉर क्रोमा, सिंपल। और अगर मैन्युफैक्चरर खुद अगर रिपेयर सर्विस दे रहे तो इन दैट केस तो कुछ बनता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। स्टोरी पूरा समझ में आया, पक्का, ठीक है। मेथोडोलॉजी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ये पूरा मैंने आपको जो टेबल एक्सप्लेन किया, स्टेप्स सारे के सारे स्टेप्स यहीं पे है। और एक एग्जांपल मैंने आपको पूरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एक हवाईयन स्लीपर्स का एक एग्जांपल लेके रखा है और उसी को सेम इस तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक आपको मैंने एक्सप्लेन किया, एक आपको यहाँ पे देके रखा हुआ। समझ में आया, क्लियर विद दिस। एग्जाम सप्लाईज जो हमने बोला आरसीएम वाला पार्ट है वो नहीं लेके चलना है एंड ऑल, सॉरी आरसीएम वाला पार्ट एग्जाम सप्लाईज के पार्ट में लेके चलना है एंड ऑल, तो वो चीजें आप लोगों को बोल दी। एक और चीज, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपका जितना भी आप लोन्स देते हो ना, लोन्स एंड एडवांसेस जिसका रिटर्न इंटरेस्ट और ये सब चीजों में रहेगा वो इंक्लूड नहीं है इन एग्जाम सप्लाईज। समझ में, वो एग्जाम सप्लाई के पार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या नहीं आएगा, ड्यूटी फ्री क्रेडिट स्किप, दैट इज आरओडीटीपीएल, हम लोगों ने जो कस्टम्स में पढ़ा था आरओ एससीटीपीएल, वो वाला पार्ट जो है वो नहीं। समझ में, तो वो वाले पार्ट जो ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स होते हैं जो आप लोग के ड्यूटी रिप्लेनिशमेंट कस्टम्स के अंडर, वो अगर आप बेचते हो तो भी आपको पैसा मिलता है, बट दीज आर स्क्रिप्ट सिक्योरिटीज के अंदर आता है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बट फिर भी इसको भी आपको एग्जाम सप्लाई के अंदर नहीं लेना। तो ये दो चीजों को नहीं लेना है, और कितने चीजों को लेना है उसका लिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिया था। आरसीएम आपको लेना है, बिल्डिंग आपको लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको लेना है, आफ्टर वाला पार्ट आपको सिक्योरिटीज लेना है, और आप लोगों को वेयर हाउसिंग के टाइम पे जो आप लोग का सप्लाई हुआ है वो कंसिडर करना है। तो ये 4 इंक्लूजन हो गए, ये 2 एक्सक्लूजन। क्लियर विद दिस पार्ट। यस, उसका भी सेम लॉजिक। तो फिर मतलब अगर हमें आर्ग्यूमेंट देना है तो बेसिस पे यस, इसी का ही आएगा, यही आएगा कि उसमें से सिर्फ जो 2 उन्होंने बोला है उसी को अपने को एग्जाम सप्लाई में मानना है और उसका रिवर्सल कैरी आउट करना है। इसके अलावा बाकी का जो है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, उसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं, वो यही बेसिस पे आएगा। समझ में आया। जो आपको मैंने बताया वैट वैट और सीएसटी वाला पार्ट हम लोगों को नहीं इंक्लूड करना है, वो यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है। क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आपको जो दिया हुआ है 5% वाला एंड ऑल कंप्यूटेशन, आपका कॉमन क्रेडिट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका जाएगा, बराबर है। स्टेप 2, ये वाला पार्ट तो यहाँ से नहीं करना है आपका, कहा गया, ये नहीं करना, यहाँ तक, ये कैपिटल गुड्स है, यहाँ तक हम लोग आए। समझ में आया, ठीक है। तो एक बार एनालिसिस का जो पार्ट है वो स्टार्ट से लेके यहाँ तक एक बार देख लो, ये जो सर्कुलर वाला पार्ट था हम लोगों ने जो देखा था, एंड जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, उधर एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक्सप्लेन, जैसा हमने एग्जांपल बनाया उसी तरह से उन्होंने भी बनाया था। तो मैंने इसीलिए 2 लिया ताकि एक अपना हो गया, एक आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लोगे तो आपको 2 एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चेक कर लो, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने जानबूझ के आज कैपिटल वाला चालू नहीं किया क्योंकि कैपिटल वाला चालू कर दी तो खत्म नहीं होता था, उसके अंदर बहुत सारे केसेस है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। कल के लेक्चर में शायद चेंज हो सकता है, शायद आप लोग को छुट्टी रहेगा,
और सिर्फ एएफएम होगा, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं है, दोपहर को हो जाएगा तो एक बार ग्रुप में तुमको मैसेज आ जाएगा। छुट्टी नहीं चाहिए क्यों रे, एक दिन कभी ले लो। यहाँ से एक बार एनालिसिस चेक, ठीक है।